नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख और इस वीडियो में जिसका नंबर 7.2 है और टॉपिक है 4 पॉइंट्स ऑफ कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन या 4 स्टेप्स क्या है। जैसे कि हमने 7.1 वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में समझा कि कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है और वो क्यों करना चाहिए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो करना कैसे है। राइट, ये करना कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में एक बताया था कि ये सेल्स है ना, ये क्राफ्ट है, आर्ट या साइंस नहीं है। और क्राफ्ट वो होता है जो प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है। क्राफ्ट वो होता है, वो स्किल है जो आप ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। तो जितना आप इस चीज़ को करेंगे उतना आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो खाली ये कोर्स देख देख के कुछ नहीं होगा, करने से होगा, है ना। तो करना जरूर। एजेंडा देख लेते हैं कि ये पॉइंट बाय पॉइंट क्या है। सबसे पहले हम ये नक्की करेंगे कि जो 4 स्टेप है ना, उसमें से किस में आपने कितना वक्त और कितना ताकत लगाना ज़रूरी है। फिर स्टेप नंबर 1 है कि सामने वाले का प्रॉब्लम समझना है, मतलब उसको समझाना है कि हम प्रॉब्लम समझ गए हैं। स्टेप नंबर 2 है कि उसको ये समझाना है कि इसका ऐसा सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, दिखाना नहीं है सोल्यूशन, बताना है, बोलना है। स्टेप नंबर 3 है आपको सोल्यूशन का डेमो करना है। ये सब चीज़ हम डिटेल में समझेंगे। चौथा चीज़ है एडिशनल प्रूफ ऑफ कैपेबिलिटी। अब ये किस बला का नाम है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और फिर लास्ट में मैं डिस्कस ये करूँगा कि कौन से मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये वाली गलती मत करना, ठीक है, इतना गलत नहीं हो सकते आप। कितना टाइम निकालना है ये चारों स्टेप के ऊपर। अभी जो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग है ना, आपने जो टोटल टाइम स्पेंड करने वाले हैं इस क्लाइंट पे, उसमें से 40% टाइम है ना रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग पे करना है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जो लेयर्ड होती है। कस्टमर बोलता कुछ है और उसको चाहिए कुछ होता है, दुख कहीं और है। तो जो कहीं और दुख है ना, उसको अनकवर करना पड़ेगा। तो ये सब भी हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि कैसे अनकवर करते हैं। 30% टाइम निकालिए अपना सॉल्यूशन है ना वो उनके साथ डिस्कस करने में, ठीक है, डेमो नहीं, डिस्कशन। 15% टाइम स्पेंड करिए वो डेमोन्स्ट्रेशन देने में। अगर ऊपर का 2 काम बराबर किया होगा ना, तो 15% मेहनत में डेमो फैंटास्टिक हो जाएगा। और फिर 5% मेहनत करिए वो एडिशनल प्रूफ देने में। ठीक है, वो एडिशनल प्रूफ क्या है ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब ये सीक्वेंशियल नहीं है, कभी कभी कुछ आगे पीछे होता है, लेकिन आप कंटेंट समझ जाएंगे तो आप डिलीवर कर सकेंगे और ये आप पूरा प्रोसेस 100% सक्सेसफुली कर पाएंगे। अब होता ये है कि आम तौर पे ना मैंने देखा है कि सेलर लोग हैं ना अपना 90% एफर्ट डेमो में लगाते हैं और वो भी वॉक थ्रू करते हैं। इससे ज़्यादा गलत आप हो ही नहीं सकते हो। तो ये वाली गलती मत करना, इट इज़ गोइंग इन वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। वो आपको क्लोज करने में मदद नहीं करता है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट होता है। याद रहे, ये कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन का पूरा चैप्टर है ना, उसका पर्पज़ ये है कि हम कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर सके। एफर्ट कम लगे ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो अपना आरओई ज़्यादा आएगा ना। अपने पास वक्त तो लिमिटेड है, उसी वक्त में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट करना है। अभी पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। पर्पज़ ये है कि क्लाइंट हैज़ टू बी कन्विंस्ड दैट वी हैव अंडरस्टूड देयर प्रॉब्लम। सामने वाला कन्विंस हो जाए, ये ज़रूरी है। तो इसके लिए स्टेप्स क्या क्या करेंगे। सबसे पहले ना उनके कंपनी का, उनके एग्जिस्टिंग प्रोसेस का थोड़ा सा डिटेल स्टडी करिए। अब जब भी मैं बोलता हूँ ना कि कंपनी का और एग्जिस्टिंग प्रोसेस का स्टडी करो और आप किसी फाउंडर को पूछते हो कि सर आपके बारे में थोड़ा बताओ ना, ये गलत सवाल है। जैसे यू आस्क दिस क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि वो आदमी चालू करता है कि मेरे दादा ने 1940 में कंपनी चालू किया था, फिर हम यहाँ कंपनी कर रहे थे, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। ऑल दिस थिंग्स आर ओके, लेकिन ये आपने रिसर्च कर लेना चाहिए। यू डोंट नीड टू एंगेज फाउंडर फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ, ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। सीआरएम का यूजेज कंपनी के फाउंडिंग ईयर से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये ध्यान में रखना कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन लेना है और उनका प्रोसेस किस तरह से समझना है ना, ये भी मैं आपको बता दूंगा। फिर उनके चैलेंजेस और गोल्स को डिटेल में डिस्कस करना है। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि फीडबैक की तरह ये भी जो मुद्दा है ना, वो ऐसा है कि आप एक लाइन में पूछो और एक लाइन में जवाब मिलेगा ना, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा शांति से विस्तार से डिस्कशन करना पड़ेगा। आमतौर पे ऐसा देखा गया है, ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है और स्टडीज़ भी ये बोलते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को पूछा ना कि प्रॉब्लम क्या है, तो पहली बार में कोई प्रॉब्लम नहीं बोले, सब मस्त, लाइफ इज़ गुड, ऐसा बोलते हैं। आप थोड़ा सा डिस्कशन चालू करो तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने जो पहले बोला था ना कि वो सीक्वेंशियल नहीं है। इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ प्रॉब्लम, यू विल नॉट टेल मी प्रॉब्लम नाउ।
जैसे जैसे आपको ये कन्विंस होता जाता है कि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूँ, वैसे वैसे आप मेरे को प्रॉब्लम्स और डिटेल में बोलते जाते हो। तो ये थोड़ा एक स्टेप ऐसा टिक टॉक चलेगा कि आपने एक छोटा सा प्रॉब्लम पूछा मैंने और आपने प्रॉब्लम बताया, मैंने उसका एक अच्छी तरह से सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया, दिखाया नहीं, एक्सप्लेन किया। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, इसको मेरा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है और शायद सॉल्यूशन भी समझ में आ रहा है। तो आप अभी और प्रॉब्लम बोलेंगे तो मैं और एक सॉल्यूशन दूंगा, फिर आप और एक प्रॉब्लम बोलेंगे, फिर मैं और एक सॉल्यूशन बोलूँगा। तो इस तरह से बातचीत का जो पिंग पोंग गेम चलेगा ना, उसमें आपको ढंग से मालूम पड़ जाएगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। उसके साथ साथ कस्टमर को भी मालूम पड़ जाएगा कि आपको प्रॉब्लम समझ में आया है। तो ये ध्यान रखना, एक लाइन में सवाल मत करना, और मेहरबानी करके वो फॉर्म मत बनाने बैठना यार कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, राइट। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। बातचीत ही करना पड़ेगा। उन्होंने डॉक्यूमेंट बना लिया है तो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन फिर भी इंसिस्ट ऑन टॉकिंग इन डिटेल। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो इंसिस्ट ऑन टॉकिंग इन डिटेल टू मल्टीपल पीपल एट मल्टीपल लेयर्स। बॉस हमेशा कंपनी का एक अलग पर्सपेक्टिव बोलता है, मिडिल मैनेजमेंट कंपनी का अलग पर्सपेक्टिव बोलता है, और जो बॉटम के एग्जीक्यूटिव्स है वो कंपनी के अलग पर्सपेक्टिव बोलते हैं। आपको अगर सक्सेसफुली सॉल्यूशन किसी जगह पे देना है तो ये तीनों के पर्सपेक्टिव समझने चाहिए, तीनों के प्रॉब्लम्स, गोल्स और चैलेंजेस समझने चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन देंगे ना, परफेक्ट फिट होगा। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो तकलीफ कम होती है, उधर जल्दी हो जाएगा। फिर जैसे मैंने बताया कि कुछ एक्सप्लिसिट नीड्स होती है, कुछ इम्प्लिसिट नीड्स होती है। आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि नीड और वांट का जो रिलेशन है ना, ऐसा। तो ये हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि क्लाइंट ने मांगा कुछ और था लेकिन उसको ज़रूरत किसी और चीज़ की थी। अब जो मांगा था ना वो तो बहुत छोटा था, अगर आप उतना ही दे देते तो कुछ काम नहीं होता। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। ये काफ़ी साल पहले का बात है, मे बी 2010 या 11 का। तो हमें एक पूना शहर है, उसमें से एक ऑटोमोबाइल डीलर का फ़ोन आया और उन्होंने ऐसा बोला कि आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग का सॉल्यूशन है। तो हमने कहा है। तो बोला ठीक है, कितने का है? तो वो कॉल रिकॉर्डिंग का सॉल्यूशन इज़ ओनली 18,000। तो मुझे 10% मार्जिन मिलता, वो 1800-2000 रुपये का मार्जिन था। फिर मैंने उनको पूछा, सर आप लेकिन रिकॉर्डिंग करने किस चीज़ का वाला है, वाई यू वांट टू रिकॉर्ड कॉल्स, और किसके कॉल रिकॉर्ड करने हैं? तो बोले हमारी जो पूरी टीम होती है ना फॉलोअप करने के लिए, तो वो लोग फॉलोअप करते हैं, कॉल करते हैं कस्टमर्स को, तो उनके क्वालिटी के लिए और रिजल्ट अच्छा, इसके लिए हमको कॉल रिकॉर्डिंग सुनना है। तो मैंने बोला ठीक है सर, ये लोग कॉल करते क्यों है? तो उन्होंने मुझे 4 रीज़न बताए कि भाई हमारे शोरूम में जो वॉक इन आते हैं उन कस्टमर्स को हम फॉलोअप करते हैं कि सर गाड़ी कब लेना है वगैरह वगैरह। दूसरा ये कि हमारा जो सर्विस देना होता है जो कंपनी की तरफ से कार का, तो उसके लिए हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है, कब आ रहे हो सर्विस के लिए। तीसरा, जब सर्विस हो जाता है तो हम फीडबैक के लिए कॉल करते हैं। और चौथा इम्पॉर्टेंट, हम इंश्योरेंस बेचने के लिए कॉल करते हैं। और पांचवा, हम हमारे जो एडिशनल सपोर्ट के या सर्विस के पैकेजेस है वो बेचने के लिए फ़ोन करते हैं। अब जैसे उन्होंने ये सब बताया तो मैंने फिर उनको पूछा है कि सर आपके पास कहीं रिकॉर्ड होता है कि किसको कॉल कर लिया है, किसको बाकी है, किसने क्या जवाब दिया वगैरह वगैरह। तो बोला नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं है अभी, हम सोच रहे हैं कि स्प्रेडशीट में, एक्सेल में मैनेज कर लेंगे। फिर उन्होंने मुझे पूछा आपके पास कुछ सोल्यूशन है? तो मैंने बोला है ना, हमारे पास CRM है जिसमें ये सारा चीज़ मैनेज होगा और टेलीफोनी इसके साथ रिलेटेड या लिंक होगा। सो दैट गॉट हिम इंटरेस्टेड, ठीक है। और फिर उन्होंने हमको बोला कि ठीक है आप डेमो बताओ हमारी सीनियर टीम को। तो फिर उसके नेक्स्ट वीक में पूरे मैनेजमेंट टीम को हमने डेमो बताया, तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने ये ले लिया। अब जो उनके ब्रांचेस है ना वो 30 के ऊपर थे, ठीक है। एक जगह पे जो सॉल्यूशन गया उनके यहाँ पर वो 4 लाख रुपए का था, 400,000 रुपीज़। और उन्होंने अगले 3 साल में 30+ लोकेशंस में हमारा ये सॉल्यूशन लगवाया। मतलब लगभग हमने 1 करोड़ रुपए का बिलिंग किया था उधर। अब सोचो क्या होता कि अगर 18,000 रुपीज़ का जो उन्होंने मांगा था मेरे पास डिवाइस, वो मैंने दे दिया होता तो आई वुड हैव अर्न ओनली 2,000 रुपीज़। अब यहाँ तो मैंने 1 करोड़ का सेल किया, और वो भी वो चीज़ का सेल किया जो मैंने बनाया था, तो माई मार्जिन वॉज ह्यूज। तो ये जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट नीड वाला मुद्दा है ना, आप जब तक अंदर घुसेंगे नहीं आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसके पहले वाले वीडियो में एक बात था कि यू विल नॉट लीव मनी ऑन द टेबल, ये उसका एग्जाम्पल है। एक चीज़ खास करना कि जब भी आपको कस्टमर का कोई प्रॉब्लम समझ में आए तो उसको बोलो कि सर मैं ऐसा समझा हूँ कि ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद प्रॉब्लम को रिपीट करिए। ये आपको लगता है क्या बचकाना चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत मजबूत असर होता है। आप कस्टमर को ये बोल सकते हैं, और लाइंस में बोलता हूँ वो वर्बैटिंग यूज़ कर सकते हैं।
सर इसका मतलब कि मैं ऐसा समझा हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है, एम आई राइट? तो राइट बोलेंगे, उनका कन्फर्मेशन आना जरूरी है. देन यू गेट कन्फर्म दैट ही इज कन्विंस्ड दैट यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. कंफ्यूजिंग नहीं हो गया ना? मैं तो वापस बोलता हूँ, यू गेट कन्फर्म्ड दैट कस्टमर हैज़ बीन कन्विंस्ड दैट यू हैव अंडरस्टूड देयर प्रॉब्लम. और ये बहुत ज़रूरी है. स्टेप 1 में हमें कस्टमर को कन्विंस करना है कि भाई हमको तेरा प्रॉब्लम समझ में आया है. ये बहुत ज़रूरी है. अच्छा, इसके बाद ना उनके साथ बातचीत में उनको बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं. तो जितने जितने डाउट्स का इस लेवल पे आप निराकरण कर सकते हैं कर दो. ये मत सोचो कि सब डेमो में क्लियर करेंगे. यहाँ पे जितना जितना डाउट्स क्लियर करना है कर लो. अब ये एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट नीड्स का ना एग्जांपल्स देखते हैं. हम लोग 3 एग्जांपल देखेंगे. पहला एग्जांपल ये है कि समझो कस्टमर ने ऐसा बोला कि मुझे ना मेरे एम्प्लॉयज़ का जीपीएस लोकेशन ट्रैक करना है. उसका सॉल्यूशन है, अच्छा इंसिडेंटली संगम सीआरएम में ये होता है, राइट? लेकिन इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और खुरेदने का ज़रूरत है, हाँ स्क्रैच करने का ज़रूरत है. वो कैसे करेंगे? उनको पूछिए कि सर ये दिख तो जाएगा आपको, लेकिन कौन मॉनिटर करेगा? पूरा दिन कौन देखने वाला है आपके यहाँ से? क्योंकि बॉस होगा या सीनियर मैनेजर्स होंगे तो उनके पास तो टाइम नहीं होगा. देन एट दैट मोमेंट मे बी दे रियलाइज़ कि हाँ यार बात तो सही है कि देखेगा कौन. तभी उनको लगता है कि अच्छा ये तो वेस्टेड एफर्ट है. फिर अगला सवाल ये हो सकता है कि आप ये मॉनिटरिंग देखेंगे ना तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब क्या समझना चाहते हो आप, और उसके ऊपर आप क्या एक्शन करने वाले हो, और मतलब एनालिसिस और एक्शन क्या होगा ना इस इन्फॉर्मेशन से, वो पूछने का कोशिश करिए. एंड देन ये पूछ के देखिए कि सर ये जो टीम जिसको आप ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो उनका नॉर्थ स्टार मेट्रिक क्या है. अब नॉर्थ स्टार मेट्रिक का मतलब ये होता है, अच्छा नहीं मालूम है तो गूगल कर लो, विस्तार से समझ में आएगा. मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ कि ऐसा एक पैरामीटर जो उस व्यक्ति के काम करने में सबसे इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम ए सर्विस पर्सन, मतलब मैं सपोर्ट का एग्जीक्यूटिव हूँ, तो मेरा नॉर्थ स्टार मेट्रिक क्या होगा कि कितने कस्टमर्स को मैंने सर्विस दिया एंड दे आर हैप्पी, राइट? तो अगर मैंने एक दिन में 50 कॉल किए, 100 कॉल किए, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. लेकिन एक दिन में मैंने 12 कस्टमर्स को या 20 कस्टमर को प्रॉपरली सपोर्ट दे के टिकट क्लोज किया, ये इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोर्ट पर्सन के लिए नंबर ऑफ टिकट्स क्लोज्ड इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये ध्यान में रखना जरूरी है. ये जैसे ही आप डिस्कस करेंगे ना क्लाइंट्स को मालूम पड़ेगा. देखिए कैसा होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु बाई CRM आर बाइंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम. तो उन्होंने कभी ढंग से इस प्रोसेस के बारे में सोचा ही नहीं रहता है. द मोमेंट यू स्टार्ट दिस डिस्कशन उनको ख्याल आता है कि अच्छा प्रॉब्लम थोड़ा डीपर है, और जब उनको आप बताते हो कि प्रॉब्लम डीपर है तो फिर उनको जल्दी समझ में आता है. एक आइडिया आप उनको बोल सकते हैं कि सर इज़ इट पॉसिबल इफ़ यू कैन मॉनिटर द प्रोसेस रादर देन एक्टिविटी. मतलब अगर हमको सपोर्ट की टीम का जीपीएस लोकेशन ट्रैक करेंगे, मतलब उनका एक्टिविटी ट्रैक करेंगे, उससे अच्छा है कि आप सीधा टिकट ही ट्रैक करो. ये कितना टिकट क्लोज किया, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, अपने आप मालूम पड़ जाएगा, आसानी से मालूम पड़ेगा और क्लैरिटी से मालूम पड़ेगा. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है. अच्छा, ये पूरा है ना डिस्कशन लगता है ऐसा मामूली है, लेकिन इसका अगर आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखें तो बड़ा भयंकर होता है. और एक एग्जांपल देखते हैं ये एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट नीड्स का. बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बोला कि क्लाइंट बोलता है कि आई वांट टू रिकॉर्ड ऑल द कॉल्स ऑफ माय सेल्स टीम. तो उनको थोड़े सवाल पूछे कि ये कॉल सुनेगा कौन और कब सुनेगा और कितने कॉल सुनेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 जन का सेल्स का टीम है और एक एक जन रोज के 50-50 कॉल करता है, तो दैट मीन्स यू हैव टू लिसन टू 500 कॉल्स. आपके पास टाइम है 500 कॉल सुनने का. इसमें ना बहुत जन आपको ये ज्ञान देंगे कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा ना, इसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? जैसे वो एग्जांपल होता है ना कि आप अगर आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया तो सब लोग ईमानदारी से चलेंगे, लेकिन वो बाहर वाले चलते हैं ईमानदारी से जिनको मालूम नहीं है कि कैमरा कोई देख नहीं रहा है. लेकिन जो आपकी टीम है उनको तो मालूम है कि कॉल रिकॉर्डिंग कोई सुन नहीं रहा है, उनको तो मालूम है कि सीसीटीवी कैमरा में केबल ही नहीं लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा. तो जब वो मालूम होता है ना कि कोई इसको देखने वाला नहीं है तो उसका रिजल्ट नहीं आने वाला. तो आप कस्टमर को ये सवाल पूछ के देखिए कि भाई कौन सुनेगा इसको, और बाद में वो सेम सवाल पूछिए कि ये सुनने के बाद आपको एनालिसिस क्या करना है और एक्शन क्या करना है. हो सकता है कि ये करने का और भी तरीका हो. फिर वो नॉर्थ स्टार मेट्रिक वाला वापस सवाल पूछिए कि सेल्स पर्सन का नॉर्थ स्टार मेट्रिक क्या है. इज़ इट हाउ वी वेंट बाय, इज़ इट हाउ मेनी क्लाइंट्स विजिटेड, इज़ इट हाउ मेनी सेल्स क्लोज्ड, इज़ इट हाउ मेनी लीड्स जनरेटेड, इज़ इट हाउ मेनी डेमोज डन.
तो क्या है आपका नॉर्थ स्टार मैट्रिक जो आप मेजर करना चाहते हैं। दूसरा एक बात है कि नॉर्थ स्टार मैट्रिक एक ही होता है, यू कांट हैव 7 नॉर्थ स्टार मैट्रिक। तो इस गड़बड़ी में मत पड़ना कि मेरे लिए ये 7 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक चीज़ ढूंढ लो, वो चीज़ 7 चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो, ये समझ में आता है। लेकिन नॉर्थ स्टार मैट्रिक हमेशा एक रहता है। सेम बात इधर भी बोलनी पड़ेगी कि मॉनिटर द प्रोसेस रादर देन एक्टिविटी। आपका सेल्स पर्सन कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आप क्या ही समझ पाओगे, लेकिन अगर आप वो नॉर्थ स्टार मैट्रिक को मेजर करते हो तो जल्दी रिजल्ट आएगा। वंस अगेन ये डिस्कशन लगता ऐसा है कि ये क्या मामूली है ऐसा, लेकिन ये बहुत काम आएगा। ये ना मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। इस तरह से क्लाइंट के साथ जो भी बात हो रही है उसमें आपको डीप में जाना चाहिए और जाना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल समझते हैं। बहुत बार क्लाइंट मांगते हैं, ये एक एग्जांपल ही है, इसके जैसा और बहुत बड़ा भी हो सकता है। क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे ना ईमेल मार्केटिंग करना है या व्हाट्सएप मार्केटिंग करना है। अब ये फीचर संगम में है, लेकिन आपको ये सवाल करना है, और सवाल ये करना है कि आपके पास डेटा रेडी है क्या सर कैंपेन करने के लिए। मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जो बोलते हैं मेरे पास 200 जितनी एक्सेल की स्प्रेडशीट्स है जिसमें अलग अलग फॉर्मेट में डेटा है और वो सब मुझे इधर अपलोड करना है। ठीक है, अब वो डेटा को कंपाइल करने में कितना टाइम लगेगा ये इन्होंने सोचा ही नहीं है। दूसरा सवाल ये होगा कि इज़ दैट डेटा डीडुप्लीकेटेड और क्लीन्ड। इसी साहब का अगर एग्जांपल लेते हैं कि 200 स्प्रेडशीट में से डेटा को क्लीन करना है, डुप्लीकेट करना है, इट्स हेल लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन ये उनको एक बार बताओ तो सही, बातचीत तो करो, तो उनको भी ख्याल आएगा कि अच्छा प्रॉब्लम वो बोल रहा है ना उससे थोड़ा बड़ा है। ठीक है, और ये कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा है। आप इससे ये साबित कर रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। वैलिड मोबाइल नंबर है, टेस्टेड मोबाइल नंबर है। कुछ क्लाइंट ने हमको ऐसे भी डेटा दिए हैं जिसमें एसटीडी कोड है ना पुराना वाला था, अब ये 22 साल पुराना नंबर है। ठीक है, वो उधर से उधर करके आ रहा है और वैसा का वैसे ही बोल रहे हैं कि सीआरएम में डाल दो, हम कॉलिंग कराएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। जिन लोगों का नंबर है वो रेलेवेंट है कि नहीं, वो कहीं से ख़रीदा हुआ डेटाबेस है, किसी का कॉपी किया हुआ डेटाबेस है, उसको हम मैसेज करना चाहते हैं तो वो उनके साथ बातचीत करना पड़ेगा कि वो रेलेवेंट है कि नहीं, कैटेगराइज्ड है कि नहीं। मतलब व्हाट्सएप कैंपेन करोगे आप या ईमेल कैंपेन करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि 10,000 लोगों को एक ही मैसेज भेजोगे। हो सकता है कि कुछ अलग लोगों को अलग मैसेज भेजे, इंडस्ट्री वाइज अलग मैसेज भेजे, प्रोडक्ट वाइज अलग मैसेज भेजे, कस्टमर के कैटेगरी वाइज अलग मैसेज भेजे। तो ये जो डेटा है उनके पास वो कैटेगराइज्ड है कि नहीं है। ये जो मैसेज भेजने का कॉस्ट है ना, ये इन्होंने गिना है कि नहीं गिना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10,000 या 1,00,000 लोगों को व्हाट्सएप करना है तो दैट्स ए कॉस्ट। ठीक है, वो सीआरएम के अलावा दूसरा कॉस्ट लगता है, राइट। व्हेन यू यूज़ वाबा व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई जब आप यूज़ करते हो तो उसका कॉस्ट लगता है पर मैसेज। तो कस्टमर से पूछिए कि वो कॉस्ट उन्होंने गिना है कि नहीं गिना है। बहुत बार ऐसा लगता है कि कस्टमर ने वो गिना ही नहीं है, उनको लगता है कि मेरे पास डेटाबेस है बस इसको शूट कर दो। दे हैव नॉट कंसिडर दिस। फिर ये पूछ के देखो कि भाई कंटेंट के बारे में आप क्या करोगे, कंटेंट का सोचा है कि नहीं सोचा है। तो तभी आपको मालूम पड़ेगा कि उनको मालूम ही नहीं है कि कंटेंट लिखना भी ज़रूरी है। वो सोच रहे थे कि आप कंटेंट लिख के दोगे। ठीक है, आई हैव फेस दिस। तो ये सब क्लेरिफाई कर लो। इस तरह के डीप डिस्कशन से ना क्लाइंट को मालूम पड़ता है कि आप उनका प्रॉब्लम समझ रहे हो एंड यू आर कीनली इंटरेस्टेड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। एक ये पूरा प्रोसेस में कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें एज ए सेलर ये बताना है कि वी केयर फॉर यू। द मोमेंट यू शो इट वेरी क्लियरली दे आर वेरी क्लियर। अच्छा, अब ये ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ कि सेल्स का और सर्विस का प्रोसेस अगर समझना है आपको तो किस प्रकार के सवाल पूछने चाहिए। तो सेल्स और सर्विस दोनों में ये काम आएगा कि टिकट का या लीड्स का, टिकट मतलब जो कंप्लेंट आता है हेल्प डेस्क वालों को वो टिकट, और सेल्स में लीड होता है, ये दोनों के सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आते हैं। ये जब कस्टमर बोलता हो ना तो अपना पैड के ऊपर वो लिखना मत भूलना, लिख लेना नोटबुक में, बराबर है, ज़रूरी है। तो ये सोर्स होगा। उसके बाद पूछो कि आपका सेल्स टीम या सर्विस टीम इसके ऊपर करता क्या है। इससे आपको एक्चुअल सेल्स का प्रोसेस मालूम पड़ेगा। और अगर मीटिंग में 3-4 लोग हो ना तो तीनों चारों जन से कंफर्म करना कि यही होता है ना। 100% श्योर बात है कि बाकी के लोग इसमें कुछ ऐड भी कराएंगे और तब आपको और कस्टमर को मालूम पड़ेगा कि उनके यहाँ प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस ही बनाना पड़ेगा। लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दिस, वो जो प्रॉब्लम है ना वो ढंग से दिखना लगता है।
फिर ये पूछो कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उनका क्या हायरार्की है, क्या रोल्स है उनका, वो क्या क्या चीज़ कैसे करते हैं, वो सब चीज़ पूछिए। फिर उनको ये पूछिए कि ये जो टीम ये कर रही है ना, उनको क्या चैलेंज आ रहा है, व्हाट इज़ द चैलेंज दे आर फेसिंग। मतलब कभी कभी फिर आपको कस्टमर क्या बताएगा, उसके एग्जांपल्स बोलता हूँ कि हमारे टीम मेंबर कहाँ कहाँ गए थे ना, वो हमको रिपोर्ट करने में बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, या दे आर नॉट एबल टू राइट डाउन द नोट्स और प्रोग्रेस ऑफ द डील, या कस्टमर ने फ़ोन किया है तो वो कस्टमर कौन है, उसका अभी जो कंप्लेंट के लिए फ़ोन किया है तो वो कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, या फिर उसका कंपनी का नाम क्या है, हमने कौन सा प्रोडक्ट बेचा हुआ है, ये मालूम ही नहीं रहता है, राइट। तो दीज आर चैलेंजेस इन एग्जीक्यूशन। सीआरएम से ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीज़ का डिटेल में डिस्कशन करिए कि एग्जीक्यूशन में, मतलब जो एग्जीक्यूटिव टीम है उनको क्या दिक्कत हो रहा है, वो काम करने में क्या दिक्कत हो रहा है। दूसरा सवाल करिए कि एज ए बॉस या एज ए टीम लीडर आपको, मतलब कस्टमर को, इसका मॉनिटरिंग और एनालिसिस में क्या दिक्कत हो रहा है। ये दो अलग अलग प्रॉब्लम है। पहले हमने पूछा था कि एग्जीक्यूशन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और अब पूछ रहे हैं कि मॉनिटरिंग और एनालिसिस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब एज ए बॉस आपको अगर प्रोसेस का विजिबिलिटी नहीं है तो वो क्या है। द मोमेंट यू स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन, कस्टमर गेट कन्विंस कि इसको मालूम है कि मेरा अलग प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूटिव टीम का अलग प्रॉब्लम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये वाले काम में आपको सबसे ज़्यादा टाइम निकालना है। जैसे पहले हमने देखा था 40%। अब आगे आते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन में। डेमो नहीं दिखा रहा है, सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब उन्होंने जो प्रॉब्लम बोला था उसको कैसे सॉल्व हम करेंगे, या कौन सा फीचर है जिससे सॉल्व हो जाएगा, वो खाली बातचीत से बात करनी है, ठीक है। अब आपको अगर सॉल्यूशन ढंग से नहीं मालूम है ना, तो आप ये कंफर्टेबली बात नहीं कर पाते हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप वो यूज़र वाला और एडमिन वाला कोर्स कर लेना। तो क्या होगा, आपको सॉल्यूशन का कैपेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। अब यहाँ पे अपना पर्पस ये है कि हम कस्टमर को कन्विंस करना चाहते हैं कि उन्होंने जो प्रॉब्लम बताए हमको स्टेप नंबर 1 में, उनके सॉल्यूशंस हमारे पास है। एक तो क्या होगा कि आपने उनके प्रॉब्लम्स लिखे थे ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम कस्टमर लिखा देता है, राइट। तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटाइज करना, उनके साथ बातचीत करके करना कि भाई 3 मेजर ये प्रॉब्लम है, बराबर है। और फिर उस प्रॉब्लम के बारे में हर एक प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए ये। मतलब फॉर एग्जांपल कि भाई मेरा टीम कहाँ जा रहा है मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, तो बोले ठीक है, अगर उनका जियो लोकेशन मिल जाए तो मालूम पड़ेगा, मिलेगा। या मेरे सेल्स टीम के पास किसके पास कितना फनल है ना, ये नहीं समझ रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई एक डैशबोर्ड में, एक मोबाइल के डैशबोर्ड में अगर आपको टीम वाइज, यूज़र वाइज, प्रोडक्ट वाइज कितना अपॉर्चुनिटी किसके पास है और उसका क्या वैल्यू है, ये दिख जाए तो काम होगा। तो बोलेगा हाँ एग्जैक्टली हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप उसको ना सॉल्यूशन दिखा नहीं रहे हो, सॉल्यूशन बता रहे हो, राइट। सो बिफोर इवन यू शो द डेमो, यू हैव कन्विंस द कस्टमर दैट यू हैव द सॉल्यूशन। यही इस स्टेप का पर्पस है। यहाँ पे ना एक लाइन बहुत काम आती है, राइट। मतलब कस्टमर ने एक प्रॉब्लम बताया, तो वहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि हमारे दूसरे कस्टमर को सिमिलर प्रॉब्लम था, तो मालूम है उन्होंने क्या किया, वैसे करके फिर अपना सॉल्यूशन बताओ। ये ट्रिक हमेशा काम लगती है, ठीक है। तो वो ट्राई करके देखिए, आप ट्राई करोगे तो मालूम पड़ेगा कि काम करती है। फिर है ना, ये सीआरएम आप इम्प्लीमेंट करने में कैसे मदद करोगे, ये भी आप डिटेल में समझाइए। इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आमतौर पे ऐसा होता है कि सेल्स पर्सन जो बोलता है ना, कस्टमर हमेशा उसको थोड़ा मिर्च मसाला वाला ही समझता है। उसको लगता है कि ये बोल रहा लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन जब हम उसको ये डिटेल में बताते हैं कि ये कैसे होगा, तो देन दे गेट कन्विंस्ड। तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस पूरा क्या है, किस तरह से है, ये अगले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो वो चैप्टर के हिसाब से आप उसको पूरा बताइए कि भाई ये इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, क्या रोल होगा, क्या स्टेप्स होंगे, कौन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अभी डेमोन्स्ट्रेशन द सॉल्यूशन, याद रहे ये वॉक थ्रू नहीं है। मतलब आपके प्रोडक्ट में अगर 50 फीचर है तो आपको 50 फीचर नहीं बताने हैं। तो अभी हम डेमोन्स्ट्रेटिंग द सॉल्यूशन का बात करेंगे। मतलब अभी आप प्रोडक्ट का डेमो बता रहे हो, पहले आपने खाली सॉल्यूशन के बारे में बातचीत की थी। ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में आपने जो पूरा कसरत किया ना, उसके हिसाब से, उसके बेस्ड, उसके रिलेवेंस में ही आपको डेमो बताना है, ठीक है। और डेमो बताते जाते हो ना, तब हर बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद, मतलब आपने एक चीज़ बताया फिर कंफर्म करो, सर ये बराबर है, इससे आपका सोल्यूशन हो जाएगा, इसमें आपका कोई और सुझाव है कि इधर या उधर होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि यू आर गेटिंग येस मेनी टाइम्स बिफोर इवन आस्किंग फॉर द ऑर्डर। बहुत से लोग मैंने देखा है वो डेमो ना बहुत फास्ट फास्ट करते हैं, राइट, क्योंकि उनको सीआरएम चलाने का बहुत आदत है।
तो भाई आप 2 साल से, 5 साल से, 15 साल से CRM चला रहे हो, लेकिन कस्टमर तो पहली बार आपका स्क्रीन देख रहा है, तो उसको समझने में टाइम लगने वाला है। तो गो स्लो, गो विथ वेरी फर्म टोन और कन्फर्मेशन करते जाओ, सर सही है कि वापस एक बार बताऊँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप है ना डेमो में 50 पॉइंट बताएं, ज़रूरी है कि आप 3 पॉइंट बताएं जिससे उसके 3 मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और उसको उस चीज़ का वैल्यू पूरा मिल रहा ना, ये फीलिंग आता है। बहुत से लोग जब ये डेमो बताते हैं तो यूज़र 1, प्रोडक्ट 1 उस तरह से सब बताते हैं, ऐसा मत करो, रियल नेम्स यूज़ करो, ठीक है। तो अगर स्टोरी भी बोल रहे हो तो स्टोरी रियलिस्टिक ही बोलो, चलेगा। और दूसरा एक बात है कि डेमो बताओ ना, तो आप अपने CRM के मॉड्यूल वाइज मत बताओ, उनका प्रोसेस वाइज बताओ कि भाई समझो आपको लीड आया तो कहाँ एंट्री होगा, इंक्वायरी आएगा तो कहाँ मिलेगा, या टिकट आएगा तो कहाँ दिखेगा, फिर उसके बाद का स्टेप क्या होगा, भाई नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो कहाँ एंट्री होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के टाइम पे क्या होगा। ये सब स्टेप बाय स्टेप उस तरह से बताओ तो जल्दी समझ में आता है। आपका CRM का डेमो ऐसा बताओ जिसमें कुछ डेटा हो। हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमारा जो CRM है ना वही डेमो में बताते हैं, राइट। इसका 2-3 बेनिफिट है, क्योंकि हम वो पूरा दिन यूज़ कर रहे हैं, उसमें रियल डेटा है, राइट। हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं ये भी बता सकते हैं। और दूसरा मेन एडवांटेज ये है कि जो हमारा कन्विक्शन होता है ना बताने में, ये बड़ा हाई होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो मैं पूरा दिन यूज़ करता हूँ ना, तो मैं बताऊँगा या मेरे सेल्स टीम में से कोई भी बताएगा तो हमारा कन्विक्शन बड़ा हाई होता है, प्रोडक्ट का अंडरस्टैंडिंग बड़ा मजबूत होता है, और जो डेटा दिखा रहा है ना वो भी हमको मालूम है ढंग से। तो डेमो बिकम्स वेरी रियलिस्टिक, वेरी क्लोज टू द रियल एनवायरनमेंट। जैसे मैंने पहले कहा, ये लालच मत रखिए कि आप पूरा सॉल्यूशन बताओगे, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, बहुत बार है ना कस्टमर का रिक्वायरमेंट ऐसा हो सकता है कि जो आपके प्रोडक्ट में संगम CRM में स्टैंडर्ड में नहीं है, उसके लिए कुछ कस्टमाइजेशन और इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, तो उसको डिटेल में समझना, आंख बंद करके हाँ या ना मत बोलना। एक तो ये एडमिन कोर्स ढंग से कर लो, तो उधर से आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये कस्टमाइजेशन और इंटीग्रेशन कब ज़रूरी है और कॉन्फ़िगरेशन से कब काम होता है। जैसे हमने बहुत बार बोला है, संगम CRM इज़ ए लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म, मतलब आपको इसको चेंज करने के लिए कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो बहुत कुछ तो अपने आप होने वाला है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड है तो कैसे होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो दोनों साइड से क्लैरिटी कर लो, आपका जो टेक्निकल टीम होगा या एनजे का टीम होगा वो, और जो दूसरा कोई सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेशन करना है तो उसका टेक्निकल टीम। एक मीटिंग होने के बाद ही उसका पैसा बोलना, उसके पहले मत बोलना। ब्लाइंडली भाव बोल दिया या कन्फर्मेशंस बोल दिए, ऐसा मत करना। अब ये फाइनल स्ट्रोक है, एडिशनल प्रूफ ऑफ कैपेबिलिटी। अभी तक आपने कस्टमर को ये बोला कि आप एक्सपर्ट हैं, ये प्रूव भी कर दिया कि आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी एक थप्पा चाहिए। वो क्या थप्पा चाहिए? क्लाइंट को सजेस्ट करो कि सर मैं आपको ना मेरे और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का डिटेल देता हूँ, आप उनसे फीडबैक ले लो मेरा। इससे अच्छा कोई कैपेबिलिटी डेमोस्ट्रेशन नहीं है। यू हैव हैप्पी कस्टमर्स हु आर हैप्पी टू टेल अदर्स अबाउट यू, इसके जैसा कुछ नहीं होगा। और अगर आपके पास अभी हैप्पी कस्टमर्स नहीं है तो पहले हैप्पी कस्टमर्स बना लो। पहले 1-2 कस्टमर्स में थोड़ा संघर्ष होगा, लेकिन द मोमेंट यू हैव एटलीस्ट 2 कस्टमर्स हु आर हैप्पी, आगे का लाइफ बड़ा ईजी हो जाएगा। जो नया क्लाइंट है जिससे आप बात कर रहे हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करो कि सर इनके यहाँ जाके आओ आप, या फ़ोन पे बात कर लो, बराबर है। ऐसे ही नहीं कि खाली लिस्ट दे दिया है, यू डोंट कॉल हिम, वो सब मत करना। और वो जो आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसको बोल के रखो कि भाई ये नए कस्टमर मेरे आ रहे हैं, तो वो आपको फ़ोन करेंगे तो प्लीज़ मेरे बारे में अच्छा और फ्रैंक रिस्पॉन्स देना। अच्छा, क्लाइंट ने क्या पूछना चाहिए ना, ये भी आप थोड़ा सा उसको बोल दो कि व्हाट यू वांट देम टू आस्क योर एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो ये 5 स्टेप का फॉर्मूला है जो हमेशा परफेक्ट है। तो क्लाइंट को बोलिए कि आप मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर से बात करोगे ना, तो पहले ये पूछो कि प्रोडक्ट कैसा है, फिर दूसरा ये पूछो कि कंपनी कैसा है, लोग ठीक ठाक है, बराबर सपोर्ट देते हैं। तीसरा ये पूछो कि आपको ये सब इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस आया था, ठीक है। और तीसरा ये पूछो कि वो चैलेंजेस को आपने कैसे सॉल्व किए। और पांचवा ये पूछो कि आपको एनजे ने या आपका जो सेलर आप बात कर रहे हैं उन्होंने क्या हेल्प किया। You request your customer, prospective customer, to ask your existing customer these 5 questions. I hope it is clear. अगर क्लियर नहीं है तो यही सेक्शन वीडियो का वापस देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये वाली गलती मत करना मेहरबानी करके, ठीक है। ये गलती करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, फिर रिजल्ट नहीं आएगा। ये है ना SaaS का प्रोडक्ट है, तो आप
अगर वो कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं कमाएंगे। तो इस माइंडसेट से रहना कि यहाँ से कस्टमर से अपने को अगले 5, 8, 10 साल तक पैसा लेना है, वो हिसाब से बना के भेजिए। कंफर्म कर लीजिए बेचने से पहले कि वो लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बड़ा प्रेशराइज करके, टैक्टिक्स करके, भाव कम करके सेल कर देते हैं और बाद में इम्प्लीमेंटेशन में आपका जान निकल जाता है। ऐसा होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का होता है, तो मत करना। ये वाली गलती कभी मत करना कि पहले वॉक थ्रू, सर डेमो तो देख लो, प्रोडक्ट तो देख लो, आप फिर नक्की करो। अब प्रोडक्ट देखने का बोल रहे हो, इसका मतलब कि सेल्स पर्सन में कोई दम नहीं है, उसको कोई बुद्धि नहीं चलानी है। ही जस्ट वॉन्ट्स यू टू वॉच द डेमो एंड गो हेड। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आपको ढंग से धंधा करना है ना, तो ढंग से ही करो, ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जैसे मैंने पहले भी कहा, टाइम इज़ मनी, डोंट वेस्ट ऑन इररिलेवेंट पीपल, नहीं तो आपका टाइम पूरा वेस्ट होगा और कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। फाइनली, अगर आप ये कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो नेगोशिएशंस या तो नहीं करना पड़ेगा या बड़ा इजी हो जाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम समझेंगे क्लोजिंग द सेल्स क्लोज करने में क्या क्या स्टेप्स करने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बहुत जल्दी मिलते हैं।